Dear student, this is class of CRPC. In last two lecture, we discussed about the introductions, general features of the CRPC and police agency. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि पूरी CRPC को हम 5 यूनिट में डिवाइड करके और यूनिट वाइड स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे ढंग से ये चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि वैसे भी CRPC काफ़ी वास्ट है। तो आज के लेक्चर में जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले लेक्चर में आपने ध्यान दिया होगा कि पूरी CRPC को हमने 5 वार्ड में डिवाइड किया था और फर्स्ट यूनिट में 12 पॉइंट्स थे। उसमें से पहला पॉइंट है जिस पर कि पुलिस, अभियोजन और प्रतिरक्षा को रखा था, और इसमें से पिछले लेक्चर में हमने पुलिस पे लेक्चर दे दिया और आज का जो लेक्चर है वो प्रोसिक्यूटर्स पर बेस्ड है। प्रोसिक्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी CRPC की आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है और कब से स्टार्ट होता है, तो जैसे ही कोई ऑफेंस होता है और फिर पुलिस अरेस्ट करती है और उसके बाद उसे मजिस्ट्रेट के अंदर पास 24 घंटे में पेश करती है, तो प्रोसिक्यूशन का काम है अभियोग लगाना सरकार की ओर से और डिफेंस का काम है उसका बचाव करना। तो बेल की कार्रवाई से ये चीजें स्टार्ट हो जाती है। बेल की जमानत की कार्रवाई में ही जो प्रोसिक्यूशन है, यानी जो हमारा PP है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो कहता है कि भाई बेल नहीं देनी चाहिए और डिफेंस कहता है कि बेल देनी चाहिए। तो इसलिए CRPC या पूरे क्रिमिनल प्रोसेस को समझने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप पुलिस के फंक्शन को, प्रोसिक्यूशन क्या है और डिफेंस क्या है, इसको समझें। उसके बाद हम नेक्स्ट कोर्ट की बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में प्रोसिक्यूशन पर बात करते हैं। सेक्शन 24 ऑफ द CRPC, इस सेक्शन में 9 सब क्लॉज हैं। सबसे पहली बात तो ये आप ध्यान रखिए। और इन 9 सब क्लॉजेस में क्या चीजें हैं? PP का अपॉइंटमेंट, PP कौन होगा, कौन अपॉइंट किया जा सकता है, किस कोर्ट में अपॉइंट होगा, कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट लेवल पर कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये सारी बातें इसमें की गई हैं, जिसको हम आगे क्रमवार डिस्कस करेंगे। ये इसका हिंदी वर्जन है, सेक्शन 24 और 9 धाराएं इसमें दिख रही हैं। सबसे पहले प्रोसिक्यूटर्स या अभियोजनकर्ता, ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? देखिए, फर्स्ट लाइन ये कहता है कि अपराध न केवल पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ बल्कि राज्य के खिलाफ भी एक दोष है। जूरिस्प्रूडेंस में आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि वी आर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। तो जो प्रजा है वो स्टेट के सब्जेक्ट है, और इसलिए स्टेट के अगर सब्जेक्ट का कोई नुकसान होता है तो उसका दायित्व किसके ऊपर है? स्टेट के ऊपर है। इसलिए क्रिमिनल केसेस में हमेशा एक पार्टी स्टेट होती है। जितने भी क्रिमिनल केसेस आप देखेंगे तो स्टेट वर्सेस ABCD होगा, या अगर अपील में जाएगा तो A वर्सेस स्टेट, ठीक है। तो इस तरह से ये केसेस होते हैं। तो एक पक्षकार हमेशा राज्य होती है, क्योंकि राज्य ही उस व्यक्ति को जो भी उसने अपराध किया उसके लिए दंड देने की कार्रवाई करती है। सेकंड पैराग्राफ ये कहता है कि राज्य गंभीर अपराधों के मामलों में आरोपी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी लेता है। अगर उसने आरोप किया है तो निश्चित तौर पर मुकदमा चलेगा, तभी पता चलेगा वास्तव में उसने अपराध किया या नहीं किया है। क्योंकि डेमोक्रेसी है, कोई सल्तनत कालीन शासन तो है नहीं कि जिसकी इच्छा करे उसको आप फांसी की सजा दे दो। पूरी प्रक्रिया चलती है निष्पक्ष तरीके से और देखी जाती है कि वास्तव में उसने अपराध किया है नहीं, पर्याप्त सबूत है या नहीं। अब सवाल उठता है कि ये जो कार्रवाई है ये करेगा कौन? तो सभी अपराधों में राज्य अभियोजक है और सरकारी अभियोजन पक्ष द्वारा राज्य की ओर से अभियोग चलाए जाते हैं। अभियोजक नियुक्त किया जाता है, राज्य अभियोजक नियुक्त करता है, जिसको हम
अलग अलग लेवल पर पीपी, एपीपी ये सब हम कहते हैं। तो वो क्या करता है, राज्य की ओर से उस व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही करता है। अब ये जो उद्देश्य है कि मतलब राज्य की ओर से अभियोग चलाया जाए और उसके बाद उस कार्रवाई को करने के लिए एक अभियोजक नियुक्त किया जाए, तो ये कहाँ नियुक्त होगा और कैसे नियुक्त होगा, इस संबंध में सीआरपीसी में प्रोविजन दिए हुए हैं। और दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के पास निम्न न्यायालयों में, यानी उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय और मजिस्ट्रेट के न्यायालय, 3 स्टेज के न्यायालय होते हैं। एक सत्र न्यायालय होता है, एक उससे ऊपर फिर हाई कोर्ट होता है और उससे फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सीआरपीसी के अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय में पीपी अपॉइंट कर सकते हैं। सरकार की ओर से अभियोजन और अन्य आपराधिक कार्यवाही चलाने के लिए सरकारी वकीलों की नियुक्ति की जाती है, जिसको आमतौर पर हम सरकारी वकील भी कहते हैं। एक तो एपीपी का एग्जाम होता है जो लोअर कोर्ट के लिए अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है, जिसमें कि पैनल कैडर बनाया जाता है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, उसका सहायक लोक अधिकारी का एग्जाम होता है और उस एग्जाम के माध्यम से जो चुन के जाते हैं उनका लोअर कोर्ट में अपॉइंटमेंट होता है और वो केवल मजिस्ट्रेट कोर्ट की ही कार्रवाई देखते हैं। लेकिन सेशन में जब पीपी अपॉइंट होता है या अपर पीपी अपॉइंट होता है तो वो उस परीक्षा के माध्यम से नहीं जाते हैं, बल्कि वो डायरेक्ट सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट छूट गया। यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि लोक अभियोजक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, न कि पुलिस का। ये खास बात यह है कि पीपी को सैलरी तो पुलिस डिपार्टमेंट के होम गृह मंत्रालय की तरफ से सैलरी मिलती है, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सैलरी मिलती है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। लेकिन वो पुलिस का प्रतिनिधित्व नहीं करता। पुलिस का काम केवल उसको सबूत इकट्ठा करके देना है। जैसा कि पुलिस वाले पार्ट में मैंने बताया था आपको कि पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करके सबूत इकट्ठा करना और सबूत इकट्ठा करने के बाद उसकी ओर से वो अभियोजक उन सबूतों के आधार पर राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि आमतौर पर एक मामले में होता है, अगर कोई आपका निजी मामला है तो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके देना आपका काम है और आपकी ओर से कोर्ट में खड़ा होकर प्लीडिंग कौन करेगा, एडवोकेट करेगा। तो सेम चीज यहां पर होता है, क्योंकि सजा दिलाना राज्य की जिम्मेदारी है, अभियोजन की कार्रवाई चलाना राज्य की जिम्मेदारी है, तो पीपी राज्य की ओर से राज्य का वकील होता है और राज्य की ओर से वो खड़ा होकर अभियोजन की कार्रवाई को संचालन करता है और सबूत इकट्ठा करने का काम उसकी एजेंसी के तौर पर पुलिस करती है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए कि जो पीपी है वो पुलिस का प्रतिनिधित्व करता है या पुलिस का काम करता है। पुलिस तो एक एजेंसी है राज्य की, ये भी एक एजेंसी है और वो भी एजेंसी है। पुलिस एक एजेंसी है जिसमें कि वो इन्वेस्टिगेशन करके सबूत इकट्ठा करती है और पीपी एक ऐसी एजेंसी है जो कि उस न्यायालय में अभियोजन का संचालन करता है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 24, जिसका मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि इसके 9 सब सेक्शंस हैं, तो आर्टिकल 24 सेक्शन 24 क्या कहता है ये देख लेते हैं। सबसे पहला जो सब क्लॉज है 24 सब क्लॉज 1, ये कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात यथास्थित केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से उस उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। अब इसमें देखिए 2 शब्द इस्तेमाल किए गए, एक तो लोक अभियोजक और एक अपर लोक अभियोजक। क्या होता है कि जो मुख्य न्यायालय है, कोर्ट की जो मुख्य पीठ होती है, उसमें तो लोक अभियोजक नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन अगर कोर्ट की पीठ ज्यादा है, केसेस ज्यादा है, तो एक से ज्यादा पीठ लगती है। तो एक व्यक्ति एक समय में एक ही न्यायालय में काम कर सकता है। तो इस कारण से
अलग अलग पीठों में देखरेख के लिए अलग से अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त किए जाते हैं। हालांकि इसमें अगर एक हायरार्की की बात देखें, जो लोक अभियोजक है वो इनका हेड होता है और आवश्यकता पड़ने पर वो सभी केसेस की निगरानी करता है। वो अपर लोक अभियोजक से भी बात कर सकता है कि किस मामले में क्या चल रहा है, किस मामले में क्या नहीं चल रहा है। ठीक है। केंद्र सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में भी, जिले का मतलब तो आप समझ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्थानीय क्षेत्र यानी अगर जिले में भी कोई तहसील है और वहां पर कोर्ट लग रही है, जैसे अजमेर की बात करें तो किशनगढ़ और ब्यावर जैसी स्थिति में, तो वहां पर स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकते हैं। तो वहां सबसेक्शन 1 में हाई कोर्ट की बात हो गई या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो गई, और यहाँ पर जिले और स्थानीय क्षेत्र के लिए। तो यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही नियुक्त कर सकते हैं। अगर सेंट्रल का मामला है तो केंद्र सरकार अपना लगाएगी प्लीडर, और अगर स्टेट का मामला है तो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। हालांकि कई वर्ड कंफ्यूज करते हैं। प्रैक्टिकल बिहेवियर में अगर आप जाएं तो ये देखेंगे कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होने के नाते आपराधिक मामले में हमेशा एक पक्षकार स्टेट ही होती है। तो अगर राजस्थान स्टेट में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई तो उसमें पार्टी राजस्थान होगी और जो करने वाला व्यक्ति है वो होगा। ऐसी स्थिति में केंद्र की ओर से क्रिमिनल एक्टिविटीज तो चलाई नहीं जाती। केंद्र की ओर से कहां पर चलाई जाती है? जो कि उसका सेंट्रल टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें केंद्र सरकार का अपॉइंटमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है वहां के जो गवर्नर लगे होते हैं उनके माध्यम से। लेकिन स्टेट के मामले में राज्य सरकार अपॉइंटमेंट करती है, और इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की इसमें बात इसलिए नहीं आई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक्चुअली प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं क्रिमिनल मैटर में, उसे केवल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में काउंसिल अपॉइंट होते हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार, तो कुल मिलाकर अर्थ यह है कि चाहे वो न्यायालय किसी भी लेवल का हो, प्रदेश स्तर का हो या डिस्ट्रिक्ट स्तर का हो या स्थानीय स्तर का, तहसील स्तर का हो, उसमें जो भी सरकार है वो अपना वकील रख सकती है। अगर केंद्र सरकार की आवश्यकता है तो किसी मामले की देखरेख के लिए वो भी अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, और एक से ज्यादा भी कर सकती है। सब क्लॉज 3 कहता है कि प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, और जिले के लिए एक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है प्रत्येक जिले के लिए। यानी प्रत्येक जिले में एक पीपी तो होगा ही होगा 100%। अगर न्यायालयों की संख्या ज्यादा है तो एक से ज्यादा अपर अभियोजक भी नियुक्त किए जा सकेंगे। लेकिन एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक किसी अन्य जिले के भी यथास्थित लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या है कि मान लीजिए किसी छोटे जगह पर केस कम है, या वहां पर कोई अपर लोक अभियोजक नियुक्त और किसी कारण से वो छुट्टी पर है या पोस्ट खाली है और वहां तत्काल में अपॉइंटमेंट नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो अजमेर में पीपी अपॉइंट है उससे यह आदेश दिया जा सकता है कि आप किशनगढ़ का भी मैटर देखें, या कोई एपीपी अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अपॉइंट किया हुआ है तो उसे ये कहा जा सकता है कि आप ब्यावर और किशनगढ़ की भी स्थिति कोर्ट को आप देखें। तो ऐसे कंडीशन में वो कोर्ट के साथ एडजस्टमेंट बना के और तारीख वर्क लेके काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पर पोस्ट खाली है तो वहां पर मुकदमे नहीं चलेंगे, मुकदमे चलेंगे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे उसी जिले के या किसी दूसरे जगह के डिस्ट्रिक्ट उसको दिया जा सकता है, एपीपी और पीपी को। सब क्लॉज 4 ये कहता है कि जिला मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे व्यक्ति का नाम का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने योग्य है। अब इसमें प्रक्रिया बताई गई है कि जो पीपी अपॉइंट करेगा, सबसे पहले तो आपने देखा कि पीपी कौन अपॉइंट करेगा, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपना पीपी अपॉइंट कर सकती हैं।
कहाँ अपॉइंट करेगा, तो उच्च न्यायालय में करेगा, डिस्ट्रिक्ट में करेगा, स्थानीय क्षेत्र में करेगा। ये तीसरी बात है कि कौन अपॉइंट किया जा सकता, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, प्रोसेस क्या होगा। तो प्रोसेस के मामले में ये कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो सत्र न्यायाधीश के परामर्श से एक पैनल तैयार करेगा, नाम होगा। ये अगर हाईकोर्ट का मामला है तो हाईकोर्ट के कंसल्ट से होगा, और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंसल्ट से होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब जिला मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर जिसको हम कहते हैं, जिला मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे व्यक्ति के नाम का पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में अभियोजक के लिए नियुक्त योग्य है। योग्यता क्या है ये आगे बताई गई है सेक्शन में। यहाँ पर एक प्रक्रिया की बात की गई है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो सेशन मजिस्ट्रेट के या डिस्ट्रिक्ट जज के परामर्श से एक पैनल तैयार करेगा और उसी पैनल में से फिर लोक अभियोजक तैयार किए जाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट से अलग हट के व्यवहारिक बात मैं थोड़ा कह देता हूँ कि ये जो अपॉइंटमेंट है पूरी तरह से पॉलिटिकल होते हैं। आमतौर पर अधिवक्ताओं में भी अपने अपने विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। जब जिसकी सरकार होती है उसके जो विचारधारा के वकील हैं उन्हीं का पैनल में नाम होता है और उन्हीं के अपॉइंटमेंट होते हैं। सब क्लॉज 5 ये कहता है कि कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा 4 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए पैनल में न हो। यानी एक लिमिटेशन है कि ये तो जरूरी है कि पैनल में नाम होना चाहिए। अगर मजिस्ट्रेट ने कोई पैनल बना के सरकार को भेजा है और सरकार ने उस पैनल से अलग हट के किसी व्यक्ति को पीपी या एपीपी अपॉइंट कर दिया तो ये चैलेंजेबल हो सकता है। इसलिए सब क्लॉज 5 पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका नाम उस पैनल में नहीं हो उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ये कहता है कि सेक्शन से सब क्लॉज 6 की उपधारा 5 में निहित किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर है वहां राज्य सरकार ऐसा कैडर बनाने वाले गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। कई स्टेट्स में है कैडर, अगर वो कैडर बना हुआ है तो उस कैडर के अकॉर्डिंग ही अपॉइंट किया जाएगा, अगर कैडर नहीं बना हुआ है तो नहीं किया जाएगा। यहाँ भी एक जो पीपी के अपॉइंटमेंट होते हैं वो कैडर बेस्ड अपॉइंटमेंट ही है। तो अगर उसके लिए पीएससी ने वैकेंसी निकाली है और सेलेक्ट किया गया है तो उसी कैडर में से अपॉइंट किए जाएंगे। लेकिन जहां राज्य सरकार की राय यह है कि ऐसे कैडर में से नियुक्ति के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है वहां राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से यथास्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। अब ये एक कंट्राडिक्शन है यहाँ पर। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि कैडर के अकॉर्डिंग ही अपॉइंट होंगे और दूसरी तरफ ये कहा गया कि कैडर में अगर कोई योग्य व्यक्ति नहीं है तो अगर योग्य व्यक्ति नहीं है तो वो कैडर में कैसे आया। अब यहाँ पर देखिए ये चीजें सीआरपीसी में लिखी नहीं है। जब एपीपी का अपॉइंटमेंट होता है तो उससे एक्सपीरियंस के तौर पर मांगे जाते हैं शायद 1 साल का टीचिंग है, 1 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, या मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है 1 या 2 साल है, इससे ज्यादा नहीं। 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर वो एपीपी के सेलेक्ट हो गया और वो एपीपी बन गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है यानी सेशन कोर्ट है उसमें जो पीपी अपॉइंट होगा उसके लिए मिनिमम 7 ईयर और हाई कोर्ट के लिए 10 ईयर की जरूरत है। तो जो एपीपी है वो कैडर में तो है लेकिन उसके 7 ईयर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है नहीं और हाई कोर्ट में अपॉइंट होना तो 10 साल का है नहीं। इस कारण से सेशन कोर्ट में जब अपॉइंटमेंट होता है तो वो एपीपी कैडर से न होकर इंडिपेंडेंट लॉयर जिनका पैनल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पैनल में नाम दे रखा है उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। यहाँ कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लड़कों में कंफ्यूजन होता है कि आप एपीपी जो है वो पीपी क्यों नहीं बनते हैं। तो इस कारण से नहीं बनते हैं कि एपीपी का वो एक्सपीरियंस नहीं होता है और इस पर कुछ केसेस भी गए हैं जिस पर कि पहले एपीपीज को जुडिशरी में अपॉइंटमेंट के लिए मौका नहीं मिलता था जब 3 साल का एक्सपीरियंस था, 3 साल के इंटर्नशिप का कंसेप्ट था। तो अब इन्होंने कोर्ट में ये लोग गए भी थे कि हमारी जो प्रैक्टिस है उसको प्रैक्टिस एक्सपीरियंस माना न जाए, क्योंकि प्रैक्टिस चूंकि इंडिपेंडेंट चीज है। एडवोकेट एक्ट ये कहता है कि आप कहीं से सैलरी नहीं ले सकते, अगर सैलरी ले रहे हैं तो फिर वह व्यवसाय नहीं है, वो सेवा हो गई।
और पीपी सैलरी लेते हैं, इसलिए उनकी जो प्रैक्टिस करते हुए हालांकि वर्क तो वही कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उन्हें सैलरी मिलती है इसलिए वो प्रोफेशन में काउंट नहीं होता है, तो एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो पाता है। इसलिए एपीपी एक बार अपॉइंट होता है एपीपी तो लाइफ लॉन्ग एपीपी रहता है, वो पीपी नहीं बन पाता इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सेशन के कोर्ट में या हाई कोर्ट में। एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि अभियोजन अधिकारियों के नियमित कैडर का अर्थ है अभियोजन अधिकारियों का एक कैडर जिसमें लोक अभियोजक का पद सम्मिलित है, जो भी नाम से जाना जाता है और जो भी कहा जाता है उस पद पर सहायक लोक अभियोजन को पदोन्नत करने का प्रावधान है। यानी लॉ में तो ये व्यवस्था दिया हुआ है कि जो कैडर है उसका जो सबसे ऊपर होगा उसको लोक अभियोजन अधिकारी कहा जाएगा, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। लेकिन एग्जाम जो होते हैं वो एपीपी के होते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। वो प्रमोट होके जो है सहायक बनता है, उस पद तक सहायक लोक अभियोजन को प्रमोट करने का, यानी जो एपीपी है उसको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब उनके एक्सपीरियंस उस तरह से होंगे। बाकी टाइम बाउंड प्रमोशन तो हर सरकारी नौकरी में होता है, वो मिलेगा। अभियोजन अधिकारी का अर्थ ऐसा व्यक्ति जिसे चाहे किसी भी नाम से पुकारे जो इस संहिता के अंतर्गत लोक अभियोजक या अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया गया है। ये जो शासकीय अभियोजक वर्ड यूज किया गया यहाँ पर, तो राजस्थान में ये कल्चर नहीं है, यहाँ पर जो अपॉइंट होता है उसे पीपी करते हैं, लेकिन यूपी में जो पीपी अपॉइंट होते हैं सेंट्रल सेशन के कोर्ट में उसको गवर्नमेंट काउंसलर कहा जाता है, शासकीय अभियोजक कहा जाता है उसे। सब क्लॉज 7 ये कहता है कि कोई व्यक्ति उपधारा 1, 2, 3 या 6 जो पहले पढ़ा चुके हैं के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जाने का पात्र तभी होगा जब वह वहां क्रम में कम से कम 7 वर्ष तक की अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। यानी लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए क्या स्थिति है कि उसे 7 ईयर का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो 7 ईयर का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस नहीं है तो वो पीपी बनने के योग्य नहीं माना जाता है। और 8वां ये कहता है सब क्लॉज कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामले में प्रयोजन के लिए किसी अधिवक्ता को जो कम से कम 10 वर्ष का हो, 10 वर्ष का विधि का व्यवसाय करता रहा हो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। परंतु न्यायालय पीड़ित को इस उपधारा के तहत अभियोजन की सहायता करने के लिए अपनी पसंद से एक अभियोक्ता नियुक्त करने की अनुमति दे सकता है। यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी ये है कि मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो तो 7 ईयर का है, लेकिन जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 8 कहता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी मामले के प्रयोजन के लिए किसी अधिवक्ता जो कि कम से कम 10 वर्ष का हो उसे विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। यानी एक स्पेशल पीपी की कैटेगरी भी आ गई। तो स्पेशल पीपी की कैटेगरी होगी उसके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस और पीपी की कैटेगरी के लिए 7 ईयर का एक्सपीरियंस। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 7 ईयर की कब आवश्यकता है और 10 ईयर की एक्सपीरियंस की कब आवश्यकता है। इसमें नीचे एक प्रोविजो क्लॉज लगा हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित मतलब जिसके साथ अपराध घटा या किसी अपराध के घटने से जो प्रभावित है, मान लीजिए कि किसी की हत्या हो गई तो उसके परिवार वाले पीड़ित की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे लोग उस अभियोजन पक्ष के यानी जो पीपी है उसकी सहायता के लिए अपनी ओर से भी एक अधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं। कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि जो कंप्लेनेंट है उसको लगता है कि शायद पीपी साहब ढंग से काम नहीं करेंगे या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं मैटर में, तो वैसे कंडीशन में वो एक अपना भी न्यायालय की सहमति से, न्यायालय की अनुमति से एक अपना एडवोकेट नियुक्त करके और वो पीपी के साथ असाइन करा देता है। और ये सेक्शन 24 का लास्ट सब क्लॉज है कि उपधारा 7 और उपधारा 8 के प्रयोजनों के लिए उस अवधि के बारे में जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय किया है या लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो सेवाएं की हैं, इस संहिता के प्रारंभ से पहले या बाद में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अवधि है जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। ये सेक्शन 24 सब क्लॉज 9 है और इसी के आधार पर चैलेंज किया गया था कि जो एपीपी है उसकी प्रैक्टिस को एक्सपीरियंस में काउंट क्यों नहीं किया जाता है।
और मेरा ख्याल है शायद ये डिसाइड भी हो चुका है, और अभी की पोजीशन ये है कि जो एपीपीज हैं उनके प्रैक्टिस एक्सपीरियंस को भी प्रैक्टिस माना जाता है, जोड़ा जाता है, भले ही वो सैलरी ले रहे हो। तो इस तरह से ये सेक्शन 24 के 9 सब क्लॉजेस हैं। इसमें मेन प्रोविजन दिया हुआ है कि एपीपी कौन होगा, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, कितना उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होगी, और अपॉइंट करने की प्रक्रिया क्या होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इसमें केसेस हैं, तो अब आज 25 मिनट से ऊपर का हो गया तो बहुत ज़्यादा एमबी बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसमें केस लॉस क्या है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी केस लॉस है। ठीक है, तो ओके, ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना पर्याप्त है।